इन रिपोर्टों के बारे में खासकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत, बोले गए शब्दों को लेकर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। राजदूत रेगाव, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूं, अगर ये रिपोर्टें कुछ हद तक भी सही हैं तो ट्रंप और नेतन्याहू के मौजूदा रिश्ते के बारे में इससे हमें क्या पता चलता है? इसलिए विरोधाभास के बावजूद मतभेदों को सार्वजनिक करना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अमेरिकी पक्ष में वो नेतृत्व दिखा रहे हैं, वो ये नहीं दिखा रहे हैं, आप जानते हैं, उनके खिलाफ दक्षिणपंथी ब्लॉगर्स की तरफ से आलोचना हो रही है। दक्षिणपंथी पॉडकास्ट कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने उन्हें अपने असर में ले लिया है और ट्रंप इसी तरह दिखाते हैं कि ये उनका शो है और वे नेता है और बीबी वही करेंगे जो मैं उन्हें करने के लिए कहूंगा, और उतना ही विरोधाभासी रूप से। शायद ये नेतन्याहू के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जैसा कि पिछली रिपोर्ट में कहा गया था, नेतन्याहू पर बहुत हमले हुए हैं। लैपिड, बेनेट, आइजनकोट विपक्षी नेताओं और उन लोगों से जो चुनाव में उन्हें बदलना चाहते हैं। कहते हैं कि वो ट्रंप की कठपुतली और कमजोर है, हिजबुल्लाह पर हमला नहीं कर रहे क्योंकि ट्रंप उन्हें रोक रहे हैं। और इसलिए नेतन्याहू के नजरिए से आप यहां तक कह सकते हैं कि ये उनके लिए फायदेमंद है कि वो वास्तव में खड़े होकर अपने करीबी दोस्त इजराइल के राष्ट्रपति के साथ लड़ रहे हैं, इजराइल के हितों के लिए खड़े हो रहे हैं। ये उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। मुझे याद है ट्रंप ने इजराइल यात्रा में कैसेट में भाषण देते हुए नेतन्याहू से कहा था, बीबी तुम कभी कभी परेशान करने वाले हो सकते हो। मैं याद से उद्धृत कर रहा हूं। हाँ, आप सटीक शब्द ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप सख्त हैं और इजराइल के लिए सख्ती से बातचीत करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको यह याद रखना चाहिए। सही है। बेशक हमने देखा कि नेतन्याहू ने बेरूत पर इन हमलों को रोक दिया, जिससे विपक्ष और उनके सहयोगियों दोनों से कड़ी आलोचना मिली। मेरा मतलब है, आप क्या सोचते हैं? डैन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं जो राजदूत कहते हैं, लेकिन ऑक्कम का रेजर आमतौर पर कहता है कि सबसे सरल उत्तर ही सही होता है। नेतन्याहू खुद को भू राजनीति के जानकार और अमेरिकी राजनीति को समझने वाले नेता के रूप में पेश करते रहे हैं, जो इजराइल के हित में सबको अपने मुताबिक चला सकते हैं। अब देखें क्या हुआ। पिछले दशक में उन्होंने यूरोपियनों को खुद से दूर कर दिया, जो इजराइल के मुख्य व्यापारिक साझेदार और सहयोगी हैं। इजराइल यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य है। 2015 में उन्होंने हिल पर जाकर ओबामा का विरोध कर डेमोक्रेट से दूरी बना ली। उन्होंने रिपब्लिकनों से दूरी बना ली क्योंकि वे पिछले 3 चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहे, और पिछले चुनाव में उन्होंने पूरी तरह से ट्रंप पर दाव लगाया, सब कुछ ट्रंप पर लगा दिया, और वहां उनकी किस्मत भी साथ दे गई। और ऐसा लग रहा था कि इसका कुछ फायदा भी मिल रहा है जब ट्रंप ने आगे बढ़कर ईरान पर हमला किया, लेकिन वह युद्ध रणनीतिक गलतियों के कारण उल्टा पड़ गया। ये अलग चर्चा का विषय है। नेतन्याहू ने ट्रंप से अपने मुकदमे में इजराइल में दखल देने को कहा, और ट्रंप ने राष्ट्रपति हर्जोग पर दबाव बनाने की कोशिश की कि मुकदमा रद्द हो, जबकि ये इजरायली कानून में संभव नहीं था। अब ट्रंप नेतन्याहू पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वो बातचीत लीक की जिसमें ट्रंप ने उन्हें गाली दी और कहा कि मैंने तुम्हें जेल से बचाया, जबकि ये सच नहीं है। ट्रंप नेतन्याहू और इजराइल के साथ जागीरदार जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ट्रंप की गालियां शायद इस कॉल से शुरू नहीं हुई थी। इजराइल लंबे समय से अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका उसे संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा, हर तरह की सहायता, गोला बारूद और हथियार देता है, यह स्पष्ट है। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि इजराइल ने कभी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए आदेशों का इस तरह पालन किया हो कि वह एक बनाना रिपब्लिक जैसा लगे, जैसा कि अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हो रहा है। तो ये थोड़ा शर्मनाक है। मैं नहीं मानता कि इससे बीबी को चुनाव में मदद मिलेगी। वे कमजोर दिख रहे हैं, और इसलिए इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि पूरा इजरायली विपक्ष उन्हें ट्रंप की कठपुतली कह रहा है। सही है, उन्होंने खुद को रणनीतिक और राजनीतिक बंद गली में डाल दिया है। ठीक है, मैं इजराइल और लेबनान के बीच फिर शुरू हुई वार्ताओं पर बात करना चाहती हूँ। आज की बातचीत से हमें क्या उम्मीद है? तो उससे पहले मैं बस जवाब देना चाहता हूं। 1957 में बेन गुरियन ने आइजनहावर प्रशासन की सार्वजनिक मांग पर सिनाई से सेना वापस बुला ली थी। मुझे लगता है उन्होंने सही फैसला लिया था। 1973 में गोल्डा मेयर, जब निक्सन प्रशासन ने कहा कि आप सिनाई में मौजूद मिस्र की तीसरी सेना को घेर नहीं सकते, सही है? तो बहुत कुछ ऐसा हुआ। मैं 82 में लेबनान गया था जब रीगन का दौर आया था। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि यहाँ एक लंबा इतिहास है, और मुझे लगता है कि इजरायली नेताओं पर यह जिम्मेदारी है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोधों के प्रति संवेदनशील रहे। इसमें कोई शक नहीं है।
सच्चा सबूत तो अमल से ही मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है नेतन्याहू सही है। अगर वो कह रहे हैं कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान है और फिलहाल लेबनान एक द्वितीयक मुद्दा है, अगर मैं लेबनान में लचीलापन दिखाऊं और अपनी बात मनवा लूं, तो उम्मीद है कि ईरान के मुद्दे यानी परमाणु मुद्दे पर मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। वही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये फायदेमंद रहेगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए ये वाकई दिलचस्प है। आप इसे आधा भरा या आधा खाली गिलास की तरह देख सकते हैं। हाँ, आधा खाली ये है कि हिजबुल्लाह पर ईरान के अलावा कोई नियंत्रण नहीं है और लेबनान सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और लेबनान में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। गिलास आधा भरा ये है कि बातचीत जारी है। लेबनानी जनता का बढ़ता हुआ हिस्सा इजराइल से शांति समझौता चाहता है। वे हिजबुल्लाह और ईरानी प्रभाव से तंग आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़ायनिस्ट पसंद है या उन्हें इजराइल पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने देश से प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि लेबनान एक बार फिर अपनी संप्रभुता स्थापित करे। वे हिजबुल्लाह से नाराज हैं क्योंकि उसने लेबनान को इस युद्ध में घसीट लिया है। वे इस बात से तंग आ चुके हैं कि उनके पास एक निजी ईरानी समर्थित मिलिशिया है जो उनकी राजनीति पर हावी हो सकती है। हम इसका विरोध देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हमें भविष्य के प्रति सतर्क आशावाद का कारण देता है।